कैसे थे हमारे बाबा साहब भाग 5 और सभी भाग देखने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाएं और सभी बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण सुनें। डॉक्टर आम्बेडकर ने नम्रता से उस अंग्रेज अधिकारी की शर्त मान ली। अब यह और भी मन लगाकर अध्ययन करने लगे। सन 1921 में लंदन विश्वविद्यालय ने उनकी थीसिस स्वीकार कर ली। फिर सन 1922 से 23 के दौरान जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर कुछ महीनों तक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, परंतु जर्मनी मुद्रा की कीमत बढ़ जाने पर डॉक्टर आम्बेडकर को आर्थिक कठिनाई के कारण बीच में ही शिक्षा अधूरी छोड़कर भारत वापस लौट आना पड़ा। महान पुस्तक प्रेमी। भारत में डॉक्टर आम्बेडकर से बढ़कर शायद ही कोई पढ़ने लिखने का इतना बड़ा दीवाना पैदा हुआ हो। दुनिया में अगर उन्हें किसी चीज से लगाव था तो वे थीं उनकी असंख्य पुस्तकें। यह सच है कि पुस्तकें खरीदने के कारण कभी दैनिक जरूरतों को भी छोड़ देते थे। न्यूयॉर्क में उन्होंने लगभग 2000 प्राचीन ग्रंथ खरीदे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्होंने लंदन में बहुत सी किताबें खरीद लीं और 32 संदूकों में उन किताबों को भरकर भारत भेजने के लिए जहाज पर लाद दिया। यह उनके पुस्तक प्रेम का ज्वलंत उदाहरण है। डॉक्टर आम्बेडकर के चरित्र का सबसे बड़ा गुण था विद्याध्ययन को जीवन में सबसे अधिक महत्व देना। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते वह पुस्तकों के पठन पाठन में ही व्यस्त रहते थे। उनके पुस्तक प्रेम और विद्याध्ययन को देखकर उन्हें सागर की उपमा देना उचित लगता है। जैसे सागर में सब तरफ से नदियों का पानी आकर मिलता रहता है तो भी सागर का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार हमारे उद्धारक डॉक्टर आम्बेडकर भी विद्या के सागर थे। ऐसा होते हुए भी पुस्तक अध्ययन की उनकी ज्ञान पिपासा जीवन भर शांत नहीं हुई। विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन के बल पर ही इतिहास शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, कानून, संविधान शास्त्र और राजनीति शास्त्र का भंडार हमारे डॉक्टर आम्बेडकर स्वयं थे। वे सचमुच में ही विद्यासागर थे। लंदन से लौटने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर अगर चाहते तो कभी भी और कहीं भी नौकरी करके स्वयं तथा अपने परिवार को खुशहाल बना सकते थे। लेकिन जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया था उस समाज की अभी भी पहले जैसी ही दयनीय स्थिति थी। समाज में उनके साथ अभी भी जानवरों जैसा बुरा व्यवहार किया जाता था। गांव व कस्बों तथा शहरों तक में अछूतों की बस्तियां अभी भी अलग थीं। वे दूसरों की बस्तियों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें जाने की मनाही थी। उनकी ऐसी दीनहीन अवस्था देखकर डॉक्टर आम्बेडकर का मन रो उठा। आथा नौकरी की लालसा छोड़कर उन्होंने समाज सेवा की ओर अपना ध्यान देना ही श्रेयकर समझा। 9 सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय। इनसाइड एशिया नामक ग्रंथ के लेखक जॉन गुंथर ने अपनी इस जगत प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है कि संसार भर के निजी पुस्तकालयों में डॉक्टर आम्बेडकर का पुस्तकालय सबसे बड़ा था। उनके पुस्तकालय में हर विषय की पुस्तकें थीं। उन्होंने उन पुस्तकों का सटीक अध्ययन और पठन कर रखा था। ये तमाम पुस्तकें अलमारियों की केवल शोभा ही नहीं बढ़ाती थीं, बल्कि वे उनके अगाध ज्ञान की परिचायक थीं। जॉन गुंथर ने अपनी पुस्तक में आगे यह भी लिखा है कि भारतीय अछूतों के लिए जो कुछ वे कर रहे हैं, संसार के किसी भी भाग में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर किताबों को ढंग से रखने के लिए उन्होंने बंबई में एक शानदार मकान बनवाया और उसका नाम राजगृह रखा। इसी घर में उन्होंने बड़ी रुचि से एक पुस्तकालय भी बनवाया। वे पुस्तकालय में ही रहते, वहीं खाते पीते और वहीं सो भी जाते थे। पुस्तकों के प्रति उनको बेहद प्रेम था। बाबा साहेब के प्रखर व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित दस्तावेजों से पता चलता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने 2 लाख रुपए में डॉक्टर आम्बेडकर की पुस्तकों का संग्रह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिए खरीदना चाहा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया।
जर्मनी प्रवास के दौरान उन्होंने भूखे रहकर भी पुस्तकें खरीदी थीं। डॉक्टर आम्बेडकर के पास संग्रहित पुस्तकों का इतना विशाल संग्रह था कि उस समय वह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय माना गया था। बाबा साहेब के निजी लाइब्रेरियन देवी दयाल जी ने उनके पुस्तकालय में लगभग पुस्तकें बता थीं। उनके इस संग्रह में कविताओं से लेकर कानून तक के विषय की पुस्तकें थीं। संसार के सभी धर्मों से संबंधित पुस्तकें बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय में थीं। 1951 में बाबा साहेब ने अपने पुस्तकालय के बारे में कहा था कि आज मेरे विशाल संग्रह का कोई भी 5 लाख मूल्य तो आराम से दे देगा। उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा पुस्तकों पर खर्च हुआ है। कई बार मुझे एक ही पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 200 रुपए तक भी खर्च करने पड़े हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन 1950 में 200 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। उस दौर में भी 200 रुपए एक ही पुस्तक पर खर्च कर देना किसी महान पुस्तक प्रेमी के बूते की बात थी। अध्ययन प्रेमी जब वे स्नान करने के बाद खाने के कमरे में आते तो अखबार अपने साथ लेते आते थे। एक ओर वे खाते जाते थे, दूसरी ओर अखबार, जिसे वे अपनी बाईं ओर खोलकर रख लेते थे, साथ साथ पढ़ते जाते थे। आधा नाश्ता करते करते अखबारों के पढ़ने का काम खत्म कर लेते थे। जो आवश्यक भाग होते थे, लाल पेंसिल से वे उन पर निशान लगा देते थे और अपने सहायक से उस भाग को काट कर रखने के लिए कहते थे। अखबारों को वे बड़ी संजीदगी से पढ़ते थे। उनके पास बहुत से अखबार आते थे, किंतु वे सभी को पढ़ लेते थे। उनकी पैनी दृष्टि से कोई आवश्यक खबर छूट नहीं पाती थी। उनके लाइब्रेरियन देवी दयाल जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि बाबा साहेब पाखाने में जाते तो पुस्तक वहाँ भी उनके हाथ में ही होती थी। वे घर से ऑफिस के रास्ते में भी अपनी गाड़ी में बैठकर पढ़ते रहते थे। यही नहीं, ट्रेन व हवाई जहाज के सफर में भी पढ़ने के लिए पुस्तकें अपने साथ रखते थे। कई बार रुचि की पुस्तक हाथ लगने पर वे जब तक उसे पढ़ नहीं लेते थे, छोड़ते नहीं थे, भले ही इसके लिए उन्हें रात भर क्यों न जागना पड़े। बाबा साहेब ने अनेक बार पढ़ने के बारे में वार्तालाप किया है। वे अपने विद्यार्थी जीवन में कितना पढ़ते थे, आपने पूर्व पृष्ठों पर पढ़ ही लिया है। उनके विशेष अवसरों पर पढ़ने के बारे में बतलाया जा चुका है। बाबा साहेब ने एक बार कहा, खेद की बात है कि हमारे लोग अध्ययन नहीं करते हैं। अध्ययन बिना ज्ञान और ज्ञान बिना शक्ति नहीं आ सकती। किसी से लड़ने के पूर्व अपने को समर्थ बनाओ। हिंदुओं से लड़ने के लिए तुम्हें हिंदू धर्म, सामाजिक व्यवस्था और उसके परिणाम, राजनीतिक समस्याओं और उनके हल आदि विषयों पर पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। मुझे नहीं मालूम कि आपको अध्ययन के लिए कितना समय मिल जाता है। जब मैं इंग्लैंड से वापस आ रहा था तो वीनस जलयान से बंबई पहुंचने तक की अवधि में मैंने 8000 पृष्ठ पढ़ डाले। इस यात्रा में 6 रोज लगे थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि क्यों न नौकरी छोड़कर बंबई के उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ की जाए। इस प्रकार अपना मन बनाकर डॉक्टर आम्बेडकर ने सन 1923 में बंबई के उच्च न्यायालय में वकालत करनी आरंभ कर दी। लेकिन यहाँ भी छुआछूत के रोग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पुराने वकोत्तों ने डॉक्टर आम्बेडकर का डटकर विरोध किया। उन्हें कोर्ट में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई। न्यायालय में भी उच्च वर्ग के सदस्य उनसे घृणा करते थे। इतना ही नहीं, लोग मुवक्किलों को जाति का वास्ता देकर उनके पास जाने से रोकते थे। अछूत समझकर कोई मुवक्किल उनके पास फटकता ही नहीं था। अंत में एक दिन ऐसा भी आया जब एक बहुत हैरान परेशान मुवक्किल उनके पास कत्ल दफा 302 का मुकदमा लेकर आ गया। कुत्ते हत्या के मामले में फांसी को सजा हुई थी। इस फैसले के विरुद्ध बंबई के उच्च न्यायालय में अपील को हुई थी।
यह मुकदमा इतना कठिन था कि दूसरी जाति के किसी भी वकील ने उसका केस अपने हाथ में नहीं लिया। हुआ यह कि डॉक्टर अम्बेडकर का मजाक उड़ाने के लिए मुवक्किल को उनके पास यह कहते हुए भेजा गया कि अब तो तुझे वही अछूत अम्बेडकर फानी से बचा सकता है। हालांकि अन्य वकीलों के लिए बेशक यह एक मजाक था, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर आम्बेडकर की विद्वता के सामने यह एक चुनौती थी, जिसे भीमराव ने हंसते हुए स्वीकार किया। इस केस को जीतने की उम्मीद बहुत कम थी, किंतु फिर भी उन्होंने उस मुकदमे को जीतने के लिए जी जान लगाकर मेहनत की और अंत में वह दिन आ ही गया जिसका उन्हें तथा दूसरे वकीलों को इंतजार था। मुकदमे के अंतिम दिन जब बहस होनी थी, उस दिन हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और लोअर अदालतों से दूर दूर के बहुत से वकील डॉक्टर आम्बेडकर की बहस सुनने बंबई हाई कोर्ट पहुंचे। बहस के लिए जब डॉक्टर आम्बेडकर उठे तो अदालत में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बहस की, बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लड़े गए मुकदमों को विस्तृत जानकारी के लिए विश्व है गायकवाड़ द्वारा लिखित एवं समय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकाबद्वान लड़े गए मुकदमे का अवलोकन करें। उससे जजों पर उनकी योग्यता का गहरा असर पड़ा। डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा किए गए तर्कों से समूचा वकील व बैरिस्टर समुदाय दंग रह गया। किसी को भी विश्वास न था कि भीमराव यह मुकदमा जीत लेंगे, लेकिन भीमराव के तर्कों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उन्होंने वास्तव में कानून और न्याय की लाज बचा ली। न्यायाधीश ने भीमराव से प्रभावित होकर उनके पक्ष में निर्णय दिया। इसके बाद वकील के रूप में उनकी ख्याति सब ओर फैल गई और समय के साथ बढ़ती ही गई। अप्रत्याशित जीत एक उदाहरण और सन 1925 से 26 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं, जिनका सीधा संबंध अछूतों में पैदा होने वाली चेतना से था। एक था दक्षिण भारत में पेरियर ईवी रामास्वामी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह आंदोलन, जिसके कारण दलितों के लिए प्रतिबंधित सड़कें उनके लिए खोल देनी पड़ी। दूसरी घटना थी मार्च 1926 में मुर्गेसन नामक एक अछूत द्वारा प्रतिबंधित हिंदू मंदिर में प्रवेश करने के अपराध में उसकी गिरफ्तारी। पुणे के कुछ ब्राह्मण नेताओं ने 3 दलित नेताओं के बी बागडे, केशव राव झेड़े तथा दिनकर राव जावलकर के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया। उनका आरोप था कि उन्होंने एक ऐसा पंफलेट छापा जिसमें यह बताया गया था कि ब्राह्मणों ने इस देश को बर्बाद किया है। ब्राह्मणों के वकील थे उस समय के बहुत प्रसिद्ध वकील एल.बी. भोपतकर। अच्छे वकील उनके सामने टिक नहीं पाते थे, किंतु उनके सामने प्रतिपक्ष की पैरवी करने के लिए खड़े हुए थे डॉक्टर आम्बेडकर, और इस केस में प्रतिपक्ष की जीत हुई। इससे डॉक्टर आम्बेडकर की वकालत का सिक्का तो जमा ही, साथ ही साथ दलितों के हौसले भी सदा के लिए बुलंद हो गए। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके बीच उनका अपना ही एक ऐसा पैरोकार है जो ऊंची कहलाने वाली जातियों के अच्छे से अच्छे वकीलों को अपनी बहस तथा तर्कों के बलबूतों पर परास्त कर देता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने बहस के दौरान भोपतकर साहेब के छक्के छुड़ा दिए और उस समय तो लेने के देने पड़ गए, बल्कि यूं कहिए कि भोपतकर के होश ही उड़ गए जब डॉक्टर आम्बेडकर मुकदमा जीत गए। इस तरह हुई वकालत के क्षेत्र में डॉक्टर आम्बेडकर की जोरदार शुरुआत। पहले मुकदमे में ही उन्होंने एक धुरंधर वकील को जमीन चटा दी। बहस के दौरान डॉक्टर आम्बेडकर के तेवर देखकर लोग दंग रह गए और फैसला सुनकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। शहर शहर भर में हल्ला हो गया कि एक अछूत वकील ने सबसे बड़े वकील एल.बी. भोपतकर के परखच्चे उड़ा दिए हैं। अछूतों की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। डॉक्टर आम्बेडकर के कार्यों से उनके सीने चौड़े हो गए। हमार बाबा साहब। बहिष्कृत हितकारिणी सभा। मार्च 1924 में डॉक्टर आम्बेडकर ने सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य से एक संस्था का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया बहिष्कृत हितकारिणी सभा।
इसके गठन के लिए 3 मार्च 1924 को बंबई के दामोदर हॉल में दलित वर्ग के कार्यकर्ताओं तथा अन्य वर्ग के समाज सुधारक व्यक्तियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। डॉक्टर आम्बेडकर इस संस्था में सर्वसम्मति से प्रबंध समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। एन शिवतरकर इस समिति के सचिव तथा एन.टी. जाधव ट्रस्टी बनाए गए थे। इस सभा के अध्यक्ष सर चिमनलाला हरिलाल सितलवाड़, उपाध्यक्ष मेयर निसिन जे.पी. रुस्तम जी जिनवाला बनाए गए थे। इस सभा के उद्देश्य थे: 1. दलित जातियों में शिक्षा का प्रसार के लिए हर स्तर पर कार्य करना। 2. पुस्तकालय, सोशल सेंटर, स्टडी सर्कल, प्रकाश समूह खोलकर दलित जातियों में जागरूकता व संस्कारों का प्रसार करना। 3. औद्योगिक तथा कृषि विद्यालय खोलकर दलित वर्ग की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करना। इस संस्था के बंबई प्रदेश के प्रतिनिधियों का सम्मेलन वर्ष 1924 में शोलापुर जिले में बारमी नामक स्थान पर हुआ था। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि दलित वर्ग को भारतीय समाज के अन्य वर्ग के बराबर के सामाजिक और राजनीतिक समानता के अधिकार प्राप्त करने के लिए आर्थिक और शैक्षणिक प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें यह भी तय किया गया कि इस कार्य के लिए उच्च वर्ग की सहानुभूति और सहयोग भी प्राप्त किया जाना आवश्यक है। सेल्फ हेल्प इज बेस्ट हेल्प। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से डॉक्टर आम्बेडकर ने दलित वर्ग को अपने उत्थान का वह मूलमंत्र दिया जो अब तक किसी अन्य ने नहीं दिया था। वह मंत्र था, अपनी सहायता ही उत्तम सहायता है, सेल्फ हेल्प इज बेस्ट हेल्प। उन्होंने कहा, इस देश में हजारों महात्मा, विद्वान, समाज सुधारक, मसीहा, अवतार आदि आए और आकर चले गए, लेकिन किसी ने भी जातिवाद के घोर नरक से हमें नहीं निकाला। जब तक हम लोग स्वयं इस कांटे को नहीं निकालेंगे, यह नहीं निकलेगा, क्योंकि अब तक सभी सुधार उच्च वर्ग यानी आर्य समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू महासभा आदि के लोगों द्वारा ही चलाए गए थे। ये लोग जातिवाद से पीड़ित नहीं थे। जाके पैर न फटी विवाई वह क्या जाने पीर पराई, इन नेताओं की कथनी करनी में अंतर था। इनके हृदय कलुषित थे। डॉक्टर आम्बेडकर ने दलितों को ललकारते हुए कहा कि हमें अपनी सहायता स्वयं करने के लिए उठ खड़े होना होगा, क्योंकि स्वयं सहायता ही उत्तम सहायता है। सेल्फ हेल्प इज बेस्ट हेल्प। डॉक्टर आम्बेडकर स्टारट कमेटी के सदस्य बनाए गए। बंबई सरकार ने अछूतों और आदिवासियों को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए OVH स्टार्टे कमेटी नियुक्त की, जिसमें ईवी इक्कर और डॉक्टर आम्बेडकर भी सदस्य मनोनीत किए गए। कमेटी के साथ डॉक्टर आम्बेडकर ने बेलगाम, खानदेश, नासिक आदि कई जिलों का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने देखा कि कई स्कूलों में दलित छात्रों को अलग बरामदे पर बैठने की व्यवस्था थी। उसे वर्ग में कभी भी बैठने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर आम्बेडकर को भी एक जगह प्रधानाध्यापक ने वर्ग कमरा में प्रवेश करने नहीं दिया। कई जगह तांगे वालों ने इन्हें तांगे पर बैठने नहीं दिया। मार्च 1930 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। डॉक्टर आम्बेडकर के प्रोत्साहन से जगह जगह हजारों की तादाद में दलितों का समूह रूढ़िवादियों को ललकारते हुए आगे बढ़ते चले गए। इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी भारत में लॉर्ड लिथियन की अध्यक्षता में इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी भारत आई। अछूतों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की जांच आरंभ हुई। गांधी जी ने स्वयं अपना आश्रम मेहतरों की बस्ती में बनाकर उनसे अपनापन जताना आरंभ कर दिया। सवर्ण नेताओं ने जगह जगह दलितों को साफ कपड़े पहनाकर जांच दल को दिखाना आरंभ किया। दबाव डालकर और पैसों के बल पर दलितों से कहलाया गया, वे अछूत नहीं हैं। डॉक्टर आम्बेडकर के कई साथी भी रुपए की लालच में गांधी जी के साथ हो गए। फिर भी डॉक्टर आम्बेडकर दलितों की सच्चाई सामने लाने में एक मिनट भी बर्बाद नहीं होने दिया। इन्हीं दिनों डॉक्टर आम्बेडकर के 2 पुत्र काफी बीमार थे। उनकी चिंता किए बगैर कमेटी के साथ गांव-गांव, नगर-नगर घूमते रहे।
उन्होंने तत्कालीन हिंदू कानून की पुस्तक मनुस्मृति के एक एक श्लोक की व्याख्या की और पुष्टि दलितों की बस्तियों में दिखाकर की। इस प्रकार डॉक्टर आम्बेडकर सच्चाई सामने रखने में सफल तो हो गए, मगर फूल जैसे उनके दोनों पुत्र काल के गाल में समा गए, जिसकी याद उन्हें बराबर सताती रही। फ्रेंचाइज कमेटी ने पूरे भारत का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दी। महाड़ सत्याग्रह समाज सुधार की ओर अग्रसर। इसके बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने समाज सुधार के लिए संकल्प लिया। वास्तव में वह समाज में व्याप्त जाति प्रथा और छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। वे उन्हें सभी प्रकार के मानवीय अधिकार दिलवाना चाहते थे। उन्होंने अपनी जाति के लोगों को गंदी आदतों और कुसंस्कारों के लिए फटकारा। डॉक्टर आम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और सन 1925 में शोलापुर में अछूतों के लिए छात्रावास, पाठशाला और पुस्तकालय खोले। बाद में 1928 से 29 के लिए डॉक्टर आम्बेडकर को बंबई विधानसभा में मनोनीत कर लिया गया। 15 अगस्त 1926 को बंबई धारा सभा में प्रस्ताव पास हुआ, जिसके अनुसार महाड़ चवदार तालाब से सभी जाति के लोगों को पानी भरने की अनुमति मिल गई। बस फिर क्या था, ऊंची जाति के लोग बौखला उठे। उधर 19 और 20 मार्च सन 1927 को महाड़ में एक अछूत सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें दूर दूर से आए लगभग 10,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर आम्बेडकर ने इस बात पर जोर देकर कहा कि अछूतों को चाहिए कि वे स्वावलंबन, स्वाभिमान और स्वविवेक के बल पर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमें ऊंच और नीच के विचारों को अपने मन से निकालकर समतामूलक समाज की रचना करनी चाहिए। आजादी कोई आकर भेंट में नहीं देगा, उसके लिए लड़ना पड़ता है, सतत संघर्ष करना पड़ता है। आजादी और अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलते, उन्हें तो छीना जाता है। उस समय अछूतों को तालाब का पानी पीने की मनाही थी, पर इन तालाबों में कुत्ते बिल्ली तो बखूबी पानी पी सकते थे। कोलाबा जिले में महाड़ नाम का एक गांव था। वहां ऐसा ही एक तालाब था। उसी तालाब से पानी लेने के लिए अछूतों को डॉक्टर आम्बेडकर के नेतृत्व में संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने एक विशाल जुलूस निकाला, जिसके अगुआ स्वयं डॉक्टर आम्बेडकर थे। डॉक्टर आम्बेडकर का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। साफ रंग, कद्दावर काया, अच्छे नैनंश, रोबीली आवाज और सहज सरल पर प्रभावी भाषा शैली। ऊपर से शांत, गंभीर लहजा और वाणी में सागर की सी गहराई उनकी पहचान थी। भला कुशल नेतृत्व के लिए और क्या चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर से पहले किसी में भी इतना साहस नहीं था कि तालाब के पानी को छू भी सके। 10,000 श्रद्धालु भक्तों के साथ सबसे पहले डॉक्टर आम्बेडकर ने ही उस तालाब में उतरकर पानी पिया। इस बात का आसपास के क्षेत्रों में बड़ा असर हुआ। सभी तरफ जंगल की आग की तरह एक झूठी खबर फैला दी गई कि बहुत से अछूत वीरेश्वर मंदिर में घुस गए हैं। सवर्ण हिंदुओं ने आव देखा न ताव, अछूतों पर हमला बोल दिया। डरे सहमे हुए अछूतों को मुसलमानों के घरों में शरण लेनी पड़ी। डॉक्टर आम्बेडकर ने सुबह पुलिस थाने में घुसकर अपनी जान बचाई। वास्तव में इस आंदोलन के द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने साथियों के मन से डर निकालने में सफलता प्राप्त की। साथ ही हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा को भी तोड़ डाला। अछूतों द्वारा स्वयं अधिकार प्राप्त करने का यह पहला प्रयास था। इस प्रकार इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। दास्तां के अंधेरे में छटपटा रहे दलित समाज ने अपने अधिकारों को पहचाना। उनमें स्वयं को समझने की जिज्ञासा पैदा हुई। सामाजिक परिवर्तन के लिए बंद दरवाजे खुले। लोगों ने महसूस किया कि इंसान के बीच में कोई भेद नहीं है, सभी एक समान हैं। जो कार्य आज तक किसी ने नहीं किया था, वह डॉक्टर आम्बेडकर ने कर दिखाया।
इसी बीच महाराष्ट्र के सत्यशोधक समाज ने अछूतों को आंदोलन में भरपूर सहयोग का वचन दिया। दिसंबर माह में फिर सत्याग्रह शुरू हुआ। सवर्ण हिंदुओं ने उन्हें अपनी जमीन पर सभा करना तो दूर पांव तक नहीं रखने दिया। हिंदू दुकानदारों ने उन्हें खाने पीने की कोई भी चीज बेचने से मना कर दिया। फिर भी सत्याग्रह हुआ। डॉक्टर आम्बेडकर ने वतन प्रणाली की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि यह प्रणाली उनकी गुलामी की सबसे मजबूत जंजीर है। मनुस्मृति की होली जलाई गई। कुछ महीने बीतने पर अछूतों ने सत्याग्रह आरंभ करने के उद्देश्य से महाड़ के पास ही एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उस कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अन्यायकारियों का ज़मीर या आत्मचेतना की अपील करने से छिने अधिकार कभी प्राप्त नहीं हो सकते। अगर इन अत्याचारियों से अपने अधिकार लेना चाहते हो तो संघर्ष करने के लिए कमर कस लो। बलि हमेशा भेड़बकरियों को ही दी जाती है, शेर और चीते बलि के बकरे नहीं बनते। 25 दिसंबर 1927 को इसी कॉन्फ्रेंस के अवसर पर हिंदुओं के पहले सर्वप्रथम धर्मशास्त्र मनुस्मृति के विरुद्ध भाषण किए और तत्पश्चात उसे हवन कुंड में डालकर आग लगा दी गई। बाबा साहेब मनुस्मृति के आपत्तिजनक श्लोकों वाले पन्ने फाड़कर अपने मित्र सहस्रबुद्धे को देते जाते और सहस्रबुद्धे उन्हें अग्नि के हवाले करते जाते। इस अवसर पर बाबा साहेब के परम मित्र प्रभाकर राव ठाकरे, बाल ठाकरे के पिता, भी उपस्थित थे। ऐसा करने पर सारे देश में और विशेषकर महाराष्ट्र के द्विज सवर्णों में बहुत भयानक उत्तेजना फैल गई। बाबा साहेब के कई मित्रों ने उन पर दोषारोपण किया कि वे ब्राह्मणों को हद से ज्यादा महत्व न दें। बाबा साहेब ने तुरंत एक बयान जारी करके कहा कि मैं ब्राह्मणों का नहीं अपितु ब्राह्मणवाद का विरोधी हूं। मनुस्मृति हिंदुओं का युग युगांतरों से पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। यही मनुस्मृति है जिसे आदि धर्माचार्य मनु की रचना बतलाया जाता है। इसी धर्म ग्रंथ ने हिंदुओं को 4 वर्णों या भागों में बांटा है, जिसे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का नाम दिया गया है। इसी ग्रंथ में शूद्रों और अतिशूद्रों पर हिंदू समाज में नाना प्रकार के विषम, अनर्थकारी और अत्याचारी धर्म अज्ञाओं के उपदेश और आदेश भरे पड़े हैं। इसी धर्मशास्त्र में शूद्रों को वेद मंत्रों के उच्चारण करने पर उनकी जीभ काटने का हुक्म है। यही वह अमानुषिक ग्रंथ है जिसमें शूद्रों को वेद मंत्र सुन लेने पर उनके कानों में सीसा भरने के आदेश हैं। इसी मनु की कृपा का परिणाम है कि अछूतों को अस्पृश्य, चांडाल, अतिशूद्र, अंत्यज और नीच योनि के अपमानजनक नाम दिए गए हैं और इनके साथ पशुओं से भी गया बीता सलूक या व्यवहार करना सवर्ण या द्विज हिंदुओं का परम धार्मिक कर्तव्य बतलाया गया है। इसी मनुस्मृति का हुक्म पालन करने में आज भी अछूतों की झोपड़ियां गांवों के बाहर बनी दिखती हैं। संक्षेप में कहा जाए तो कह सकते हैं कि करोड़ों अछूतों और शूद्रों की गरीबी, जहालत और सामाजिक अपमान और अन्याय करने का हर ऊंची जाति के हिंदू मात्र को माता के गर्भ से ही पाठ पढ़ाया जाता है और अमानवीय व्यवहार को धर्म पालन का नाम दिया जाता है। 3 अप्रैल 1927 को डॉक्टर आम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसके माध्यम से उन्होंने जनजागृति आंदोलन चलाया। मनुस्मृति दहन के निहितार्थ। यह कितनी विचित्र बात है कि जो व्यक्ति महान पुस्तक प्रेमी था, जिसके संग्रह में लाखों पुस्तकें थीं तथा जिसने अपनी पुस्तकों के लिए ही एक महलनुमा घर बनाया था, उसी शख्स ने एक दिन सार्वजनिक रूप से एक पुस्तक जला डाली। उस पुस्तक का नाम था मनुस्मृति। इसे उन्होंने सभ्य समाज में एक अमानवीय पुस्तक करार दिया। यही वह पुस्तक थी जिसने इस देश के बहुजन समाज को पिछले 5000 वर्षों से सभी मानवीय अधिकारों से वंचित कर रखा था। केवल मात्र बहुजन समाज ही नहीं, बल्कि समूचे नारी समाज को भी इस पुस्तक ने अधिकार विहीन बना रखा था। ऐसे अमानवीय ग्रंथ के प्रति भीमराव जैसा व्यक्तित्व केवल मात्र घृणा ही कर सकता था।
आथ इस घृणा के चलते ही उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को यह पुस्तक जला डाली। यह दिन ऐतिहासिक दिन बन गया। इसी दिन मनुवादी साहित्य की राख पर मानववादी साहित्य का सूर्य उदय हुआ। दलित साहित्यकारों ने इस दिन के महत्व को भले ही न जाना हो, लेकिन हमने समयक प्रकाशन की नींव इसीलिए इस ऐतिहासिक दिन को रखी थी ताकि बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के सपनों का मानवतावादी साहित्य अधिक से अधिक प्रकाशित व प्रचारित किया जाए। उद्देश्य यह भी था कि बहुजन समाज की आने वाली नस्लें मनुस्मृति दहन के तथा इस दिन के मूल उद्देश्य को अंगीकार कर सकें। कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह। अछूतों का हिंदू मंदिरों में प्रवेश भी बंद था। हिंदू मानते थे कि अछूतों द्वारा मंदिर में प्रवेश करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। 8 मई 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए जन आंदोलन शुरू किया गया। डॉक्टर आम्बेडकर का विचार था कि इस तरह का सत्याग्रह अन्य मंदिरों में प्रवेश के लिए सहायक होगा और हिंदुओं के दिलों में परिवर्तन पैदा होगा। इस शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आयोजन डॉक्टर आम्बेडकर के नेतृत्व में किया गया। लगभग 15,000 पुरुष और 500 महिला स्वयंसेवियों ने इस सत्याग्रह में शामिल होने की तैयारी की। 1 मील लंबा जुलूस 4-4 के समूह में कालाराम मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के दरवाजे बंद होने के कारण जुलूस गोदावरी के घाटों की ओर मुड़ गया। सवर्ण हिंदुओं ने जुलूस पर लाठियां, पत्थर और जूते बरसाए, जिससे बहुत से अछूत घायल हुए। स्वयं डॉक्टर आम्बेडकर को भी चोटें आईं। इस घटना से दादा साहब गायकवाड़ का दम सूख गया। उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर से तुरंत कहा, साहेब, लगता है कि ये लोग आपको मार ही डालेंगे। आपकी जान खतरे में है। आप यहां से तुरंत चले जाएं। देखिए, मोटर गाड़ी भी तैयार खड़ी है। डॉक्टर आम्बेडकर बहुत धैर्य के साथ दादा साहब गायकवाड़ के मुंह की ओर देखते हुए बोले, भाव, आप मुझे गलत सलाह दे रहे हैं। मैं एक बहादुर सैनिक का पुत्र हूं। मेरा चाहे जो भी हो, मैं मौत के भय से यहां से हट नहीं सकता। दूसरों को खतरे में डालकर अपनी जान बचाने वाला मैं नहीं हूं। इस घटना से दादा साहब गायकवाड़ का दम सूख गया। उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहेब, लगता है यह लोग आपको मार ही डालेंगे। आपकी जान खतरे में है। आप यहां से फौरन चले जाइए। देखिए, मोटर गाड़ी भी तैयार खड़ी है। डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत धैर्य के साथ दादा साहब गायकवाड़ के मुंह की ओर देखते हुए कहा, भाव, आप मुझे गलत सलाह दे रहे हैं। मैं एक बहादुर सैनिक का पुत्र हूं। मेरा चाहे जो हो, मैं मौत के भय से यहां से हट नहीं सकता। दूसरों की जान खतरे में डालकर अपनी जान बचाने वाला मैं नहीं हूं। विजय कुमार पुजारी कृत डॉक्टर आम्बेडकर जीवन और दर्शन, पृ 66 से 67। हिंदुओं ने महीने भर मंदिर के दरवाजे बंद रखे, अर्थात अपने ईश्वर को 1 महीने तक मंदिर में बंदी बनाकर रखा। डॉक्टर आम्बेडकर सवर्ण हिंदुओं के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए, लेकिन उनके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि कभी न कभी इस देश के सवर्ण हिंदुओं का वास्तव में हृदय परिवर्तन होगा, जब वे दलितों को अपना भाई समझकर गले लगाएंगे। उसी दिन इस देश में समानता तथा भाईचारे का वातावरण बनेगा। नासिक सत्याग्रह और गांधी जी। नासिक की रामदर्शन की घटना सारे जिले में फैल चुकी थी। सवर्ण हिंदुओं ने दलित छात्रों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। डॉक्टर आम्बेडकर के द्वारा खोले गए कई स्कूल और छात्रावासों में सवर्णों ने आग लगा दी। दुकानदारों ने अछूतों को आवश्यक सामान देना बंद कर दिया। कई गांवों में दलितों के लिए आने जाने के रास्ते रोक दिए गए। इन अत्याचारों के बावजूद जो दलित टूटे भी, वे कभी हिम्मत नहीं हारे। दलितों ने अछूतोद्धार के नायक गांधी से सहायता की मांग की। गांधी जी ने सत्याग्रह का समर्थन नहीं दिया, बदले में इसकी काफी भर्त्सना की। उन्होंने अपने एक भाषण में
कहा, सत्याग्रह विदेशियों के विरुद्ध किया जाना चाहिए, अपने देश के लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह कदापि उचित नहीं। दलित वर्ग सवर्ण हिंदुओं के कितने निकट हैं, गांधी जी और कितने निकट लाएंगे, इसकी कलई खुल गई। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस मामले को न्यायालय में दर्ज कराया, स्वयं वकालत करते रहे। मंदिर के दरवाजे सभी के लिए 1 वर्ष तक बंद रहे। अंत में डॉक्टर आम्बेडकर की जीत हुई। मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए। डॉक्टर आम्बेडकर की इस जीत से गांधी जी काफी दुखी हो गए। पग पग पर अपमान। डॉक्टर आम्बेडकर ने समय समय पर इस बात पर जोर दिया कि ऐसे सभी शास्त्रों और धर्म ग्रंथों को जब्त कर लेना चाहिए जिनमें मानव को मानव का अनादर करने की शिक्षा दी जाती हो। एक तरफ डॉक्टर आम्बेडकर इस देश के करोड़ों अछूतों के कल्याण के लिए लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ नादान लोग उनके इस कार्य में बाधा डाल रहे थे। कुछ लोग तो जानबूझकर उनका अपमान करने पर तुले हुए थे। एक बार स्टार्ट समिति के सदस्य की हैसियत से दौरे के समय उन्हें अपमान सहना पड़ा। एक स्थानीय संस्था के प्राथमिक विद्यालय के एक मुख्य अध्यापक ने उन्हें कक्षा में नहीं घुसने दिया। 40 गांव में तांगे वाले ने उन्हें अपने तांगे में नहीं बैठने दिया। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर एक ऐसे लौह पुरुष थे जिन्होंने कभी हारना नहीं सीखा था। ऐसी अपमानजनक घटनाओं से उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। जितना अधिक उनको परेशान किया जाता, उससे दुगुनी शक्ति से वह आगे बढ़कर गरीब और शोषितों के जीवन में उजाला भरने के लिए संघर्ष करते, ब्रिटिश शासन पर दबाव डालते, साथ ही कांग्रेस के नेताओं को मजबूर करते कि वे उनकी इस मानवीय लड़ाई में उनका सहयोग दें। मंदिर प्रवेश का संघर्ष सन 1935 तक चलता रहा। इस आंदोलन के कारण डॉक्टर आम्बेडकर की इंग्लैंड तक धाक जम गई और गोलमेज सम्मेलन में उनके कार्यों की स्पष्ट झलक सारे संसार को दिखाई दी। डॉक्टर आम्बेडकर में सबसे बड़ी तड़प इस बात के लिए थी कि भारत के करोड़ों अछूतों को हिंदू धर्म की दमनकारी नीतियों से कैसे मुक्त कराया जाए। वह अक्सर कहा करते थे, ब्राह्मणी सभ्यता भी यदि गर्व करने की चीज है तो फिर लज्जित होने के लिए दूसरी कौन सी चीज है। 500 ग्रेजुएट्स के बराबर विद्वान। इसी कलंक से अपने देश और समाज को मुक्त करने के लिए उन्होंने अछूतों को यथासामर्थ्य अधिक से अधिक शिक्षित करने का मार्ग अपनाया। उनके मन में इस बात की भी टीस थी कि ब्राह्मण की स्त्री गर्भवती होती है तो उसका ध्यान सीधा हाई कोर्ट की ओर जाता है कि वहां कोई जज का पद तो खाली नहीं है, जबकि गर्भवती होने पर अछूत महिला का ध्यान इस बात की ओर जाता है कि म्युनिसिपल कमेटी में कोई जगह झाड़ू लगाने के लिए खाली नहीं है। एक बार डॉक्टर आम्बेडकर लॉर्ड लिनलिथगो के पास उनसे मिलने गए। उन्होंने उनके साथ शिक्षा के संबंध में खुले दिल से बातचीत की। उनसे डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, क्या यह सच नहीं है कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट्स स्नातकों के बराबर हूं? लॉर्ड ने उत्तर दिया, हाँ, मैं मानता हूं। तब बाबा साहेब ने कहा कि अपनी मेहनत से प्राप्त की गई मेरी विद्वता इतनी है कि मैं इस विद्वता के बल पर शासन के ऊंचे से ऊंचे किसी भी पद पर बैठ सकता हूं। मुझे ऐसे विद्वान चाहिए जो शासन के भिन्न भिन्न पदों पर बैठकर मेरे गरीब और निरीह लोगों की देखभाल कर सकें। अगर हमें लोगों की भलाई करनी है तो ऐसे ही लोगों को तैयार करना होगा, तभी इन अछूतों की देखभाल हो सकेगी। डॉक्टर आम्बेडकर के इस कथन को लॉर्ड लिनलिथगो ने माना और उसी वर्ष उन्होंने सरकारी खर्चे पर 16 अछूत विद्यार्थियों को ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इन छात्रों के नाम इस प्रकार हैं: लोटा रणदेव सिंह चौधरी, राय पीके, कयाल MA, काम्बले SB, गायकवाड़ MR, बोडले MG, उके MN, वानखेड़े DS, ज़ैलुरिकल TB, अवाले LR, बेहरा YC, गायकवाड़ श्रीधर मलाहारी डिकले AR, कयाल VB, कदम और BD, खोबराखड़े,
बाबा साहेब की कृपा से विदेशों में शिक्षा प्राप्त करके इन विद्वानों में से एकाध को छोड़कर सभी ने समाज से किनारा कर लिया। जबकि बाबा साहेब ने विलायत भेजते समय उन्हें खास हिदायत दी थी कि विदेश में भारी शिक्षा प्राप्त करके अपने निर्धन एवं बहिष्कृत समाज की दशा सुधारने का काम करना। मगर भारत में ऊंचे ऊंचे पद पाकर ये लोग ऐश्वर्य का जीवन जीने लगे और अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए ही धन संचय में जुट गए। इसी घटना ने बाबा साहेब को ये कहने के लिए बाध्य किया था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार का प्रथम आदेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश में नई सरकार का गठन हुआ और माननीय सी राजगोपालाचारी जी को पहला गवर्नर नियुक्त किया गया, तो उन्होंने अपने गवर्नर रहते सर्वप्रथम जिस आदेश पर हस्ताक्षर किए वह आदेश यह था कि डॉक्टर आम्बेडकर के प्रयासों से सरकारी खर्चे से विदेशों में भेजे जा रहे छात्रों का भेजना तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। इन 16 छात्रों ने कृतज्ञतापूर्ण तरीके से अपना जीवन तो संभाल लिया, किंतु समाज को दयनीय स्थिति में ही छोड़ दिया। मंदिर प्रवेश वक्तव्य। गांधी के प्राण बच गए, बदले में उन्होंने अछूत विरोधी एक अलग कमेटी बनाकर ठक्कर बापा को उसका प्रधान बना दिया। गांधी जी के प्रस्ताव पर डॉक्टर सुब्बरायण और रंगा अय्यर ने मंदिर बिल तैयार किया। समर्थन देने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर से कहा गया तो डॉक्टर आम्बेडकर ने इस बिल में छुआछूत को अपराध घोषित करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही यह भी कहा कि बिल में देव पूजा का स्पष्ट उल्लेख करें, तो गांधी जी ऐसा करने से मुकर गए। डॉक्टर आम्बेडकर ने एक सभा बुलाकर गांधी जी से कहा, दलित वर्ग जात पात प्रणाली में शूद्र नहीं बनना चाहते हैं। कोई भी दलित इस धर्म पर किस प्रकार गर्व कर सकता है जो इन्हें अछूत समझता है। दलित वर्ग जाति प्रणाली की उपज है। जाति को मिटाए बिना अछूतों का उद्धार नहीं हो सकता है। दलितों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारे गले में पड़ी हुई तुलसी की मालाएं तुम्हें साहूकारों के सूद से नहीं बचा सकती। राम भजन करते रहने पर भी कोई मकान मालिक तुम्हें किराए में छूट नहीं देगा। मंदिर प्रवेश के लिए अपनी शक्ति बर्बाद करते रहने पर भी आप अछूतपन से मुक्त नहीं हो सकते। आपके बुजुर्ग चिरकाल से यह करते आए हैं, फिर भी आप अछूत हैं, भूखमरी के शिकार हैं। आपके शरीर पर फटे कपड़े उसी तरह हैं। आज आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है पूजा पाठ। जब तक के लिए संघर्ष करना छोड़कर कानून शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। कानून ही सारी खुशियों का घर है। इसी से आपकी भूखमरी समाप्त होगी। आपके बच्चे पढ़ लिख सकेंगे, कुर्सी पर सम्मान के साथ बैठ सकेंगे। जिला न्यायाधीश का पदभार लेने से इनकार। डॉक्टर आम्बेडकर को पाकर लॉ कॉलेज काफी उन्नत हो गया। लॉर्ड ब्रोबोर्न उनकी कार्य दक्षता से अत्यंत प्रभावित होकर जिला न्यायाधीश के लिए उन्हें आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने आमंत्रण में यह भी लिखा कि शीघ्र ही उन्हें हाई कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया जाएगा। डॉक्टर आम्बेडकर ने तुरंत अपनी अस्वीकृति का एक पत्र लिखकर बताया, मेरे समक्ष अपना भविष्य नहीं वरन संपूर्ण भारत के दलित भाई बहनों का भविष्य है। इनसे अलग होकर मैं सरकार की डोर से बंधकर रहना उचित नहीं समझता हूँ। बात भी ठीक है, यदि डॉक्टर आम्बेडकर सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ जाते तो इन करोड़ों अछूतों की मुक्ति का मार्ग कौन प्रशस्त करता। स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना और विजय। सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन भारत में स्वशासन का अधिकार दिया जाना था। प्रत्येक दल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। डॉ. आम्बेडकर ने भी स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन कर 17 फरवरी 1937 को होने वाले चुनाव में 17 प्रत्याशी खड़े किए। सवर्ण हिंदू नेताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर को नीचा दिखाने के उद्देश्य से अपने कई अछूत नौकरों को प्रत्याशी बना दिया। सबों ने मिलकर आरक्षित सीटों का मजाक उड़ाया,
फिर भी डॉक्टर आम्बेडकर के प्रभाव के कारण बंबई विधानसभा के 17 प्रत्याशियों में डॉक्टर आम्बेडकर सहित 15 प्रत्याशी चुनाव जीत गए। शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर आम्बेडकर ने गीता के प्रति आस्था व्यक्त करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने ढंग से शपथ ग्रहण की। विधानसभा सत्र आरंभ होते ही डॉक्टर आम्बेडकर ने प्राथमिक शिक्षा संशोधन बिल, भूमि सुधार बिल, बेगार प्रथा समाप्ति बिल, बंबई नगर पुलिस कानून संशोधन बिल आदि बिल क्रमवार पेश किए। सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध का हीरो हिटलर कमजोर देशों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। सारे विश्व पर द्वितीय विश्व युद्ध के घने बादल छा गए थे। ब्रिटिश सरकार की ओर से 7 अन्य सदस्यों के साथ डॉक्टर आम्बेडकर भी सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य नियुक्त किए गए। डॉक्टर आम्बेडकर ने दलितों के लिए सेना में भर्ती के द्वार खोल दिए। इसी समय मुस्लिम लीग ने भी अलग पाकिस्तान के लिए काफी जिद पकड़ ली। इस विषय पर डॉक्टर आम्बेडकर की पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान प्रकाशित हो चुकी थी। इस पुस्तक ने देश भर में काफी हलचल पैदा कर दी। सरकारी सेवाओं में आरक्षण। 26 जून 1942 को डॉक्टर आम्बेडकर ने वायसराय हिंद को 56 पृष्ठों का एक गोपनीय पत्र लिया, जिसमें सरकारी आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय राज्य प्रबंध, लोक सेवा आयोग, फेडरल सर्विस कमीशन। यह पुस्तक समयक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। ऐसे थे हमारे बाबा साहेब बटा 67 आदि में अनुसूचित जाति जनजातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा, विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन दलित जातियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है। सरकारी ठेकों में भी इन्हें कोई हिस्सा नहीं मिलता है। प्रत्येक शिकायतों के लिए वृहद रूप से व्याख्या की एवं तथ्यपूर्ण सुझाव दिए। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को उनका समुचित भाग नहीं मिला तो वे सभी एकजुट होकर विद्रोह कर देंगे, जिसकी आग सुलग रही है। मजदूरों को वेतन सहित अवकाश बिल। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर को वायसराय हिंद के कार्यकारिणी परिषद में श्रम विभाग संभालने का अवसर मिला था। बाबा साहेब ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया। 14 अप्रैल 1944 को उन्होंने मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बिल प्रस्तुत किया। इस बिल में निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए थे। 1. मजदूरों से 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम लिए जाएं। 2. महिला मजदूरों को प्रसव अवकाश वेतन सहित दिया जाए। 3. मजदूरों को वर्ष में कम से कम 1 माह पूर्ण वेतन सहित अवकाश दिया जाए। 4. आकस्मिक अवकाश वेतन सहित दिया जाए। 5. मजदूरों को आवास की सुविधाएं दी जाएं। 6. चिकित्सा व्यवस्था मालिक की ओर से निःशुल्क की जाए। 7. प्रत्येक मुख्यालय में रोजगार कार्यालय खोला जाए। 8. तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए। 9. भारतीय प्रशासन सेवा में अंग्रेजों की जगह ही भारतीयों को भी भर्ती करने का प्रावधान किया जाए। डॉक्टर आम्बेडकर ने सदन में बिल पेश कर सभी विषयों पर तथ्यपूर्ण भाषण दिया। सफल बैरिस्टर होने के कारण डॉक्टर आम्बेडकर बिल पारित कराने में सफल हो गए। महार वतन बिल। 19 मार्च 1927 को डॉक्टर आम्बेडकर ने बॉम्बे हेरिडिटी ऑफिस एक्ट 1874 में संशोधन करने के लिए बिल पेश किया। इस बिल के पक्ष में उन्होंने एक बड़ा ही ओजपूर्ण, तथ्यपरक एवं प्रभावशाली भाषण दिया था। यह भाषण पूरे 2 घंटे तक चला था और सब ओर से इसकी सराहना हुई थी। यह वह बिल था जिसके अंतर्गत बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से डॉक्टर आम्बेडकर ने जो निवेदन पत्र दिया था उसमें उन्होंने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित स्थानों की मांग की थी। उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि जिनके हाथों में राष्ट्रीय 22 स्थान दलितों के लिए मांगे थे, सदस्यों की नामांकन पद्धति का विरोध किया गया था। चुनाव प्रणाली का उपयोग दलितों पर भी लागू होना चाहिए।
दलितों को राजनीतिक शिक्षा की आवश्यकता है तथा मंत्री पद एक विशेष अधिकार पद होने के कारण दलितों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यह भी निवेदन किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग रखी और देश के भावी संविधान में 2 सिद्धांतों को सम्मिलित करने का आग्रह किया। 1. प्रदेश की आय में दलित वर्ग की शिक्षा पर खर्च का अधिकार। 2. थल सेना, जल सेना तथा पुलिस विभाग में दलितों को प्रवेश का अधिकार। सभा ने यह भी बताया कि बहुसंख्यक हिंदुओं में कुछ ऐसे सज्जन हिंदू भी हैं जिनके सद्गुण हिंदू समाज के बारे में अपनी राय बनाना उचित नहीं है। हिंदुओं ने दलितों पर अन्याय अत्याचार किया है और उनका जीना दुश्वार किया हुआ है, यह भी साइमन को बताया गया। 23 अक्टूबर 1928 को पूना में साइमन कमीशन के समक्ष डॉक्टर आम्बेडकर ने गवाही दी। साइमन और डॉक्टर आम्बेडकर के बीच विभिन्न विषयों पर वार्तालाप हुआ, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। साइमन, संख्या के आधार पर अस्पृश्य वर्ग के हितों के लिए भारतीय संविधान या प्रांतीय संविधान में कुछ योग्य करना चाहिए। अर्थात ऐसा क्या करना चाहिए? डॉक्टर आम्बेडकर, हमें हिंदू समाज से पृथक एक स्वतंत्र अल्पसंख्यक भिन्न जाति मानना चाहिए। भारत में अन्य अल्पसंख्यक जाति से अछूत वर्ग को ज्यादा राजनीतिक सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि अस्पृश्य वर्ग शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। यह वर्ग अन्य अल्पसंख्यक वर्ग से राजनीतिक मामलों में दुर्बल, आर्थिक दृष्टि से कंगाल और सामाजिक दृष्टि से गुलाम है। इसलिए हम आरक्षित स्थान और वयस्क निर्वाचन प्रणाली की मांग कर रहे हैं। साइमन, यदि वयस्कों को मताधिकार नहीं दिया गया तो? उन्होंने महारों पर थोपी गई उस अन्यायकारी, अमानवीय वतन प्रथा को खत्म करने की मांग की थी। वतन प्रथा के तहत महारों को जमीन के एक छोटे से टुकड़े और थोड़े से वार्षिक अनाज के आधार पर गांव भर के दास की तरह काम करना पड़ता था। लेकिन मनुवादी षड्यंत्रकारी ताकतों के षड्यंत्र से यह बिल पारित नहीं हो सका था। साइमन कमीशन और डॉक्टर आम्बेडकर। साइमन कमीशन और डॉक्टर आम्बेडकर के संबंध में गांधी और उनकी कांग्रेस ने कई तरह की गलत धारणाएं फैलाईं। उस समय की पत्रकारिता, मीडिया, गांधी जी की चाटुकारिता की भूमिका में रहती थी। आथर डॉक्टर आम्बेडकर के संबंध में कई तरह की भ्रांतियों को प्रेस ने भी बढ़ावा दिया। वास्तव में ऐसा था नहीं। जमीनी सच्चाई को अनदेखा किया जा रहा था तथा डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों को तोड़मरोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा था। सन 1928 में साइमन कमीशन मद्रास गया, तब वहां सनातनी ब्राह्मणों का एक प्रतिनिधि मंडल साइमन से मिलने आया था। इसमें श्रीनिवास अयंगर और सत्यमूर्ति इन स्वतंत्रतावादी नेताओं के जातिबंधु थे। उन्होंने साइमन को बताया कि इस देश के विधान मंडल को धार्मिक कानून बनाने का अधिकार नहीं देना चाहिए। उटकमंड ऊटी में साइमन को अस्पृश्य समाज ने एक अभिनंदन पत्र दिया था। तब साइमन ने कहा था, अस्पृश्य समाज का प्रश्न सामाजिक है, राजनीतिक नहीं। साइमन कमीशन का उद्देश्य राजनीतिक संविधान का है, न कि अस्पृश्यों के प्रश्नों को हल करने का। डॉक्टर आम्बेडकर ने लिखा, साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए जोर न डालने का अस्पृश्य वर्ग का उद्देश्य स्पष्ट है। अस्पृश्यों के प्रश्न, उनकी समस्याएं अन्य वर्ग से भिन्न हैं। उनकी समस्याएं सुलझाने के प्रयास यहाँ के लोगों द्वारा नहीं किए गए थे। अस्पृश्यता का प्रश्न मूलतः सामाजिक है, फिर भी उसे हल करने में राजनीतिक उपायों का उपयोग हो सकता है। भारतीय लोगों को स्वराज्य देने के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब विचार किया जाएगा, तब अस्पृश्यों की समस्याओं को नजरअंदाज न कर उनकी प्रगति की योजनाएं स्वराज्य संविधान में आनी चाहिए, यह बताने के लिए अछूतों के नेता साइमन से मिले थे। जैसे मुसलमान, गैर ब्राह्मण और जमींदारों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए जोर नहीं डाला, वैसे ही अस्पृश्यों ने भी नहीं डाला। अभिनंदन पत्र के उत्तर में साइमन ने जो कहा वह संतोषजनक नहीं है।
सामाजिक और राजनीतिक विषयों का संबंध साइमन के ध्यान में जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आया, ऐसा प्रतीत होता है। साइमन कमीशन के समक्ष कुल 18 दलित संस्थाओं ने गवाही दी और निवेदन प्रस्तुत किए। उनमें से 16 ने दलितों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के क्रांतिकारी भाषण लगातार सुनने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें। यह क्रांतिकारी भाषण ऑडियो बुक बनाने में बहुत सारा खर्च आता है और हम चाहते हैं कि आप लोग अपना योगदान करें जो आपकी यथा योग्य शक्ति, ताकि लगातार हम आपके लिए बाबा साहब अंबेडकर के सभी क्रांतिकारी भाषण ला सके और सभी बहुजन समाज का इतिहास हम AI के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, अपना आर्थिक योगदान करें। हम आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको हमारा QR कोड और हमारा ऑनलाइन पे नंबर दे रहे हैं और वीडियो के अंदर हमारा QR कोड और ऑनलाइन पे नंबर दे रहे हैं। अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है। QR कोड का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी हमें ऑनलाइन पे कर सकते हो। कृपया आपसे निवेदन है, हमें अपना आर्थिक योगदान जरूर करें।